नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, रिटर्न कब जाती है, लेट फीस क्या है, कैसे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, टीडीएस का रेट क्या है, किसको फाइल करनी होगी टीडीएस की रिटर्न। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं टीडीएस क्या है। बेसिकली टीडीएस जो है इसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोला जाता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको डिडक्ट किया जाता है। एक तरह से एक इनकम टैक्स की पेमेंट होती है जो कि एडवांस में की जाती है गवर्नमेंट को। टीडीएस काटा जाता है जब पेमेंट की जाती है अलग अलग सोर्सेस में, जैसे कि अगर मंथली पेमेंट सैलरी की जा रही है तो उसके पे टीडीएस काटा जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर, रेंट के ऊपर, कमीशन के ऊपर, प्रोफेशनल फी के ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। अगर टीडीएस नहीं काटे तो कंपनी को या एम्प्लॉयर को उसका जो एक्सपेंस का क्लेम है वो नहीं मिलता है, इसीलिए टीडीएस काटना होता है। अगर टीडीएस नहीं काटेंगे तो जो एक्सपेंस उन्होंने किया वो डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अभी समझते हैं कि टीडीएस की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, या टीडीएस कब लायबल होता है डिडक्ट करने के लिए, कब हमें पता लगेगा कि टीडीएस काटना है। तो देखो, टीडीएस जो काटा जाता है इनमें से जो भी पहले होगा, मतलब कि जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई उस डेट पे काटा जाएगा, या जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट किया उस डेट पे आप टीडीएस काट सकते हो। मतलब जब आपकी पेमेंट ड्यू हो गई, ड्यू कब होगी, मान के चलिए कि कोई सैलरी का पर्सन है, ठीक है, जिसको सैलरी दे रहे हैं, तो 30 नवंबर को सैलरी ड्यू हो गई। 30 नवंबर को आपको सैलरी ड्यू देना है, आपने सैलरी बुक कर लिया, ठीक है। देन उसी समय आप टीडीएस भी बुक करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। या फिर कोई पार्टी है जिसने आपको जो वर्क चार्जेस का बिल दिया, आपने उस इनवॉइस को बुक किया, देन उसी समय आप टीडीएस भी उस पर बुक करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। या फिर आपका जो ऑफिस है वो रेंट पे है और आपने रेंट पे कर दिया, ठीक है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कोई इनवॉइस नहीं दिया, तो आपने पेमेंट पहले कर दी है, तो उस केस में टीडीएस आपको रेंट के ऊपर काटना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो बातों का ध्यान रखना है, जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई तब आपको डिडक्ट करना होता है, या फिर जिस दिन पेमेंट एक्चुअल में पेमेंट की गई उस दिन काटना होता है। इन दोनों में से जो भी हो पहले, उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना होगा, टीडीएस बुक करना होगा या डिडक्ट करना होगा। अभी हम बात करें कौन लायबल होगा टीडीएस काटने के लिए, क्या सभी पर्सन होंगे या यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन है। तो देखो दोस्तों, टीडीएस नहीं काटना होगा किन पर्सन को, जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, या फिर जिनका बुक्स ऑडिटेड नहीं है, मतलब जो ऑडिट के अंदर नहीं है। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड करते हैं कंडीशन, तो ऐसे पर्सन टीडीएस नहीं काटेंगे। ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करें। पहला, सामने वाला अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में नहीं है, ऑडिट नहीं होता, टैक्स ऑडिट नहीं होता, देन उसको यहाँ पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर रेंट की पेमेंट एक्सीड हो जाती है 50,000 से ज़्यादा, और ये पेमेंट एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा किया जा रहा है, तो ऊपर वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस केस में उसको टीडीएस काटना ही पड़ेगा अगर रेंट की पेमेंट 50,000 से ज़्यादा कर दी है तो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा कोई और अदर पर्सन होता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, उस केस में टीडीएस काटेंगे ही काटेंगे, चाहे उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो या ना हो। इनके अलावा पर्सन होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं टीडीएस रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, टीडीएस के अंदर बहुत अलग अलग तरह की रिटर्न जाती है। सबसे पहले बात करूँ फॉर्म 24Q। फॉर्म 24Q टीडीएस रिटर्न होती है, ये सैलरी के लिए होती है। जब सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो फॉर्म 24Q के अंदर रिटर्न जाती है। फिर आता है फॉर्म 27Q। ये जो रिटर्न है वो अदर देन सैलरी पर्सन के लिए है, लेकिन जब नॉन रेजिडेंट का केस होगा, डिडक्टी जो है यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में इस फॉर्म को फाइल किया जाता है, टीडीएस रिटर्न को। फिर आता है फॉर्म 26Q। ये अदर देन सैलरी पर्सन के लिए है टीडीएस रिटर्न। अगर यहाँ पे टीडीएस काटा गया है सैलरी के अलावा, तो फॉर्म 26Q के अंदर टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है। फॉर्म 26QB, अगर टीडीएस प्रॉपर्टी के ऊपर काटा गया है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फॉर्म 26QB रिटर्न फाइल की जाती है। फिर उसके बाद अगर टीडीएस रेंट के ऊपर काटा गया है
तो उस केस में फॉर्म 26 QC फाइल की जाती है अगर रेंट 194 IB का है तो। उसके बाद फॉर्म 26 QD रिटर्न फाइल होती है अगर सर्टेन पेमेंट एक HUF के द्वारा की जाती है 194 M के अंदर, तो उस केस में फॉर्म 26 QD रिटर्न फाइल होती है। अभी TDS रिटर्न की ड्यू डेट क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। TDS रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, तो देखो TDS रिटर्न जो है वो क्वार्टरली जाती है, ठीक है। तो अप्रैल से जून के क्वार्टर की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, जुलाई से सितंबर की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है और अक्टूबर से दिसंबर की ड्यू डेट 31 जनवरी है। इसी प्रकार से जनवरी से मार्च की ड्यू डेट 31 मई है। दोस्तों अगर आपके ऊपर फॉर्म 26 QB या फॉर्म 26 QC की लाइबिलिटी आती है, ठीक है, तो उस केस में जो TDS रिटर्न की ड्यू डेट होती है विदिन 30 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है, ये फॉर्म फाइल करना होता है। उसके बाद बात करें TDS सर्टिफिकेट के बारे में, तो दोस्तों सेक्शन 203 के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूल 31 भी देख सकते हैं, इसमें आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है जो टाइम लिमिट बताई गई है। फॉर्म 60 इशू करते हैं, ठीक है, उस केस में जब सैलरी के ऊपर TDS काटा जाता है और ये एनुअली इशू किया जाना होता है TDS सर्टिफिकेट किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, और ये जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको विदिन 15 जून तक आपको ये जो फॉर्म है फॉर्म 16 इशू करना होता है। इसके बाद बात करें अगर यहाँ पे TDS सैलरी के अलावा काटा गया है तो उस केस में जो TDS सर्टिफिकेट है फॉर्म 16A क्वार्टरली बेसिस पे इशू होता है और रिटर्न फाइल करने के बाद क्वार्टरली जो TDS रिटर्न जाएगी उसे फाइल करने के बाद विदिन 15 डेज के अंदर आपको ये जो सर्टिफिकेट है TDS का वो इशू करना होता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16 एनुअली, फॉर्म 16A क्वार्टरली। अभी दोस्तों हम लेट फीस के बारे में बात करते हैं। TDS रिटर्न के ऊपर लेट फीस क्या लगेगा या इंटरेस्ट क्या देना होगा। देखो यहाँ पे लेट फीस भी लगती है और इंटरेस्ट भी लगता है TDS के अंदर। TDS लेट जमा कराते हैं या रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उस केस में लेट फीस या इंटरेस्ट पे करना होता है। देखो अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया पूरा या पार्टली अमाउंट तो उस केस में 1% के हिसाब से आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आपने TDS टाइमली नहीं काटा, डेट क्या होती है, महीना खत्म होने के बाद 7 तारीख तक आपको TDS गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। अगर आप 7 तारीख तक जमा नहीं कराते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो जो इंटरेस्ट लगता है वो 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगता है, ठीक है, अगर आप टाइमली TDS जमा नहीं कराते हैं तो। और अगर यहाँ पे टाइमली TDS रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, जो ड्यू डेट बताई गई है उस ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर लेट फीस लगेगी। TDS डिपॉजिट करने की डेट हर महीना खत्म होने के बाद हर महीने की 7 तारीख तक होगा। जो भी महीना खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख तक जमा कराना होगा आपको TDS। रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होती है और ये इस ड्यू डेट के हिसाब से होती है। अगर आप इस ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको लेट फीस जमा करना पड़ता है। रिटर्न लेट होने पे लेट फीस है और TDS लेट जमा कराने पे इंटरेस्ट लगता है। अभी हम बात कर लेते हैं TDS रेट के बारे में कि किस पे क्या क्या TDS रेट लगेगा। चलिए समझते हैं TDS रेट के बारे में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ TDS रेट चार्ट के बारे में, जो कि ये रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेचर है जहाँ पे अगर हम पेमेंट करें तो हमारा TDS कटेगा या हमें TDS काटने की लायबिलिटी आती है हमारे ऊपर। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, सेक्शन कोड क्या होगा और साथ ही साथ समझेंगे कि थ्योरेटिकल लिमिट क्या होगी TDS की काटने की, और परसेंटेज क्या होगा, कंपनी या फर्म के लिए TDS रेट क्या होगा, इंडिविजुअल के लिए TDS रेट क्या होगा। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर पेन अवेलेबल ना हो या इनवैलिड पेन हो तो उस केस में कितने % का TDS कटेगा। तो आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं इस पूरे चार्ट को। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 192A के बारे में। जब पेमेंट किया जाता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस का एम्प्लॉई को तो उस केस में जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो 50,000 की है। एक्यूमुलेटेड फंड के बैलेंस की पेमेंट की जाती है तो 50,000 की थ्योरेटिकल लिमिट है। अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो कंपनी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल या HUF को 10% का TDS कटवाना पड़ेगा। 10% का यहाँ पे TDS उसका कटेगा। अगर पेन अवेलेबल नहीं कराते हैं तो उस केस में 30% का TDS कटेगा। इसी प्रकार से बात करें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का है और ये सेक्शन 193 के अंदर कवर होता है। अगर यहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की जा रही है
और यहाँ पे जो लिमिट है वो 10,000 की है थ्योरेटिकल लिमिट। इस लिमिट को क्रॉस करता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कंपनी या फर्म के लिए है और 10% का ही टीडीएस इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए है। दोनों में सेम रेट है। इसमें पेन अवेलेबल ना होने पे या इनवैलिड पेन होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। इसी प्रकार से बात करें डिविडेंड की, जो कि सेक्शन 194 के अंदर आता है। इस केस में अगर डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है तो 5,000 की लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का टीडीएस कंपनी के लिए और 10% इंडिविजुअल, दोनों के लिए सेम रेट है। 20% का पेन ना होने पे कट जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेक्शन 194A, जो कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर बात करता है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज का बता दिया इंटरेस्ट। अभी अदर देन सिक्योरिटीज का कोई भी इंटरेस्ट है तो उस केस में भी जो लिमिट है टीडीएस की वो 5,000 की है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है सिक्योरिटीज के अलावा तो उस केस में 5,000 की लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का टीडीएस कंपनी या फर्म के लिए, 10% का इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, और पेन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। सिक्योरिटी से मतलब हो गया जैसे शेयर से हो गया, डिवेंचर से हो गया, इसका इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस केस में वो सिक्योरिटीज आता है। अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कोई और इंटरेस्ट है इसके अलावा तो वो अदर देन सिक्योरिटीज में आता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस का है तो 40,000 की लिमिट है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है और 40,000 की लिमिट को क्रॉस करता है, बैंक के द्वारा अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के द्वारा और वो 40,000 से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कटेगा आपका कंपनी या फर्म के लिए, 10% का हो गया इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए। पेन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है और 10% का टीडीएस कट जाएगा इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, पेन ना होने पे 20%। उसी प्रकार से विनिंग फ्रॉम लॉटरी से है, सेक्शन 194B के अंदर कवर है ये। 10,000 की लिमिट है। अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट की जा रही है विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो उस केस में 30% का टीडीएस कंपनी के लिए और 30% इंडिविजुअल के लिए, पेन ना होने पे 30% का ही टीडीएस कट जाएगा। और अगर यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस वर्ड पजल की कंसिडरेशन कर दी गई है कैश में या इस प्रकार के किसी भी मोड, कैश में या इस प्रकार के मोड्स के रूप में, और वो सफिशिएंट नहीं है टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए तो उस केस में भी 30% का टीडीएस कटेगा कंपनी और इंडिविजुअल के लिए। लिमिट भी यहाँ पे 10,000 है, पेन ना होने पे 30% का टीडीएस। अगर हॉर्स रेस से पेमेंट की जा रही है तो सेक्शन 194BB में कवर होता है ये। 10,000 की लिमिट है। इस केस में भी 30% दोनों में, कंपनी या इंडिविजुअल, और 30% का टीडीएस कट जाएगा पेन ना होने पे। इसी प्रकार से अगर पेमेंट की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, 194C के अंदर है तो 1 लाख की लिमिट है, थ्योरेटिकल लिमिट, और उस केस में कंपनीज के लिए तो 2% का टीडीएस कटेगा और इंडिविजुअल के लिए 1% का टीडीएस कटेगा। पेन ना होने पे यहाँ पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की जाती है सेक्शन 194C के हिसाब से, और सेक्शन 194C IC के हिसाब से स्पेसिफाई एग्रीमेंट की पेमेंट की जा रही है तो इस केस में लिमिट नहीं है। और इस केस में अगर 1 रुपये की भी पेमेंट की जा रही है तो सीधा 10% का फ्लैट टीडीएस कट जाएगा कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। पेन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन है, इसकी पेमेंट की जा रही है तो 194D के अंदर आता है। 15,000 की लिमिट है। अगर इससे ऊपर की पेमेंट की जाती है इंश्योरेंस कमीशन की तो उस केस में 10% का टीडीएस कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए 5% का टीडीएस लगेगा। पेन ना होने पर 20% का टीडीएस। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट की जा रही है, ठीक है, 194DA के अंदर तो 1 लाख की लिमिट है। यहाँ पे थ्योरेटिकल लिमिट 5% कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा टीडीएस रेट और 5% इंडिविजुअल के लिए, पेन ना होने पे 20%। अगर यहाँ पे स्पोर्टमैन या स्पोर्ट एसोसिएशन को पेमेंट की जा रही है जो कि नॉन रेजिडेंट है तो 194E के हिसाब से इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपये के अमाउंट भी होगा तो उस केस में सीधा 20% का फ्लैट टीडीएस कट जाएगा कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए, पेन ना होने पे 20% का टीडीएस। अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है जो डिपॉजिट कर रखा NSS के अंदर तो सेक्शन 194EE के अंदर आता है। 2500 की लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का टीडीएस दोनों के लिए फ्लैट है, सिंपल, कंपनी और इंडिविजुअल के लिए दोनों का सेम रेट लगेगा। 20% का टीडीएस कट जाएगा। और अगर यहाँ पे रीप्रोजेक्ट यूनिट की पेमेंट है सेक्शन 194F के अंदर तो उस केस में लिमिट कोई भी नहीं है। 1 रुपये के अमाउंट पे सीधा टीडीएस कट जाएगा, वो भी फ्लैट रेट। 20% दोनों का है, कंपनी और इंडिविजुअल के लिए, और 20%
पैन ना होने पे। अगर यहाँ पे कमीशन की पेमेंट की जाती है, कमीशन किसकी, लॉटरी की कमीशन की, तो सेक्शन 194G के अंदर कवर होता है। 15,000 की लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस की जाती है तो उस केस में 5% का टीडीएस कट जाएगा कंपनी के लिए और 5% इंडिविजुअल के लिए। 20% का कट जाएगा अगर पैन ना हो तो। और अगर कमीशन की पेमेंट की जा रही है, ये ब्रोकरेज है अदर देन लॉटरी, इसके अलावा कोई भी कमीशन है या ब्रोकरेज है उसकी पेमेंट की जा रही है, तो उस केस में भी 15,000 की लिमिट है। 5% का टीडीएस कंपनीज के लिए और 5% का इंडिविजुअल के लिए। 20% यहाँ पैन ना होने पे। रेंट की बात करें, अगर रेंट की पेमेंट की जा रही है किसकी, बिल्डिंग की, लैंड की, फर्नीचर की या फिटिंग की, तो उस केस में सेक्शन 194I के अंदर कवर होता है ये। और 2,40,000 की लिमिट है। अगर इस अमाउंट से क्रॉस होता है रेंट की पेमेंट तो उस केस में 10% का टीडीएस कंपनी, फॉर्म के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी 10% का रेट। पैन ना होने पे सीधा 20%। और प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट का रेंट है तो उस केस में लिमिट तो सेम रहेगी 2,40 की, लेकिन यहाँ पे टीडीएस रेट 2% कंपनी या इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए सेम रेट होगा 2%। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की जा रही है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है तो सेक्शन 194I के अंदर कवर होता है ये। उस केस में 50 लाख की लिमिट है और 1% का टीडीएस दोनों के लिए, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की जा रही है जो कि सेक्शन 194J के अंदर कवर होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज को नहीं, टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी फॉर सेल के लिए सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्जीबिशन के लिए है, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का है या कॉल सेंटर का है, तो उस केस में 30,000 की लिमिट है। इस अमाउंट से ऊपर क्रॉस होता है तो 2% का टीडीएस कंपनी या इंडिविजुअल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। और अगर यहाँ पे पेमेंट प्रोफेशनल सर्विसेज की है या टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, ठीक है, ऊपर जो दिया गया उसके अलावा कोई है प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज, तो ये सेक्शन 194JB में कवर होता है। इस केस में भी 30,000 की लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो टीडीएस कट जाएगा। 10% कंपनी के लिए, 10% इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए रेट सेम है। 20% अगर पैन ना हो तो कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 194K के बारे में। अगर पेमेंट की जा रही है म्यूचुअल फंड की तो 5,000 की लिमिट है। उस केस में 10% का टीडीएस कंपनी के लिए और 10% का इंडिविजुअल के लिए। पैन ना होने पे 20%। म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड है उसकी अगर पेमेंट की जाती है तो है ये रेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट की जा रही है सेक्शन 194LA के अंदर तो 2.5 लाख रुपए है। इस केस में 10% का रेट कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। पैन ना होने पे 20%। और अगर दोस्तों अगर यहाँ पे उस इनकम की पेमेंट की जा रही है, इनकम ऑफ इंटरेस्ट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड का, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाती है तो उस केस में सेक्शन 194LB के अंदर कवर होता है। लिमिट कोई भी नहीं है, 1 रुपये का भी अमाउंट हुआ तो 5% का टीडीएस दोनों में कट जाएगा, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। 20% का रेट यहाँ पे पैन ना होने पे है। दोस्तों अगर यहाँ पे इनकम यूनिट से होती है, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट से इनकम अगर होती है और एक रेजिडेंट को ये इस तरह की पेमेंट की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर इनकम इंटरेस्ट से हुई, बिजनेस ट्रस्ट के इंटरेस्ट से, जो यूनिट होल्डर है वो रेजिडेंट है, तो उस केस में 10% का टीडीएस कट जाएगा। लिमिट कुछ नहीं है, सीधा जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर सीधा 10% का टीडीएस कंपनी और इंडिविजुअल के लिए कटेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है जो कि सेक्शन रेफर्ड है, सेक्शन 10 क्लोज 23CF सब क्लोज ए के हिसाब से और क्लोज बी के हिसाब से, तो क्लोज ए के हिसाब से 5% का टीडीएस और क्लोज बी के हिसाब से 10% का टीडीएस कट जाएगा। इसमें लिमिट कोई भी नहीं है, 1 रुपये के अमाउंट पे भी सीधा सिंपल 5 और 10 का टीडीएस कट जाएगा। अगला हम बात करें अगर पेमेंट की जाती है जो कि रेफर है सेक्शन 10 23CFA के हिसाब से बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा यूनिट होल्डर को 40% का टीडीएस कटेगा नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए और 30% का नॉन रेजिडेंट अदर देन कंपनीज के लिए और 30% का टीडीएस इंडिविजुअली एचयूएफ के लिए कटेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट की वजह से हुआ है तो उस केस में भी 10% का टीडीएस रेजिडेंट के लिए, 40% का टीडीएस नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए, और इंडिविजुअल है तो 10% का टीडीएस रेजिडेंट के लिए और 30% का टीडीएस नॉन रेजिडेंट के लिए। दोस्तों अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर करी है, उसके रिस्पेक्ट में कोई इनकम है, अगर उसकी पेमेंट की जा रही है सेक्शन 194LBC के हिसाब से, तो 30% का रेजिडेंट कंपनी के लिए और 40% का नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए टीडीएस कटेगा। इसी प्रकार से अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% रेजिडेंट के लिए और 30% नॉन रेजिडेंट के लिए टीडीएस कटेगा। अगला बात करें दोस्तों अगर इंटरेस्ट
शॉर्ट एंड बॉन्ड से है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से है, सेक्शन 194 LD के अंदर इस तरह की पेमेंट की जा रही है तो 5% का TDS रेट कंपनी और इंडिविजुअल के लिए, 20% का पैन ना होने पे। और अगर यहाँ पे पेमेंट कैश में की जा रही है, अमाउंट की पेमेंट कैश में की जा रही है सेक्शन 184N के हिसाब से, और विड्रॉल यहाँ पे एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ रुपीज़, मतलब कि दोस्तों अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और 1 करोड़ रुपीज़ से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो सेक्शन 184N के हिसाब से 2% का TDS कंपनीज के लिए या फॉर्म के लिए और 2% का TDS इंडिविजुअल के लिए कटेगा। पैन ना होने पे 20% का TDS। सेक्शन 194F के अंदर अगर अमाउंट की पेमेंट किसको की जाती है, अगर कैश यहाँ पे पे किया जा रहा है किसको, नॉन फाइलर को, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, नॉन फाइलर है, अगर उनको पेमेंट की जाती है और उनका विड्रॉल एक्सीड हो जाता है 20 लाख से, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में 2% का TDS कटेगा 20 लाख से क्रॉस होने पे और 1 करोड़ से ज़्यादा ना होने पे। और अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ रुपीज़ तो 5% का TDS कटेगा अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल। ये कंपनी के लिए। इसी प्रकार से इंडिविजुअल के लिए बात करें तो अगर इंडिविजुअल भी नॉन फाइलर है और उसका जो विड्रॉल है बैंक से वो 20 लाख से एक्सीड हो जाता है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ तो 2% का TDS कट जाएगा। और जो विड्रॉल है बैंक से अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा तो 5% का TDS कट जाएगा। और इस केस में भी अगर पैन ना हुआ तो 20% का TDS कटेगा अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो। अब हम बात करते हैं ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सेल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनको पेमेंट की जा रही है 5 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअली HUF को, तो उस केस में 1% का TDS कटेगा। 1% कंपनीज के लिए भी है, 1% इंडिविजुअली HUF के लिए भी है। सेक्शन 194O के अंदर ये कवर होता है। पैन ना होने पे 5% का TDS कट जाएगा। उसके बाद बात करें अगर परचेज ऑफ गुड्स है और 50 लाख से क्रॉस हो जाता है अमाउंट, ठीक है, आपने परचेज किया गुड्स को और वो 50 लाख से ऊपर की परचेज है, आप उसकी पेमेंट जब करेंगे परचेज ऑफ गुड्स का तो वो सेक्शन 194Q के अंदर कवर होता है। उस केस में 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ऊपर क्रॉस होने पर 0.1% का TDS कंपनी और फॉर्म के लिए, 0.1% का TDS अदर्स के लिए है। अगर इस तरह की परचेज 50 लाख से ऊपर की क्रॉस हो गई तो पैन ना होने पे 5% का TDS कट जाएगा। अगर कोई बेनिफिट या प्रिक्विजिस्ट दिया जा रहा है तो उस केस में सेक्शन 194R के हिसाब से 20,000 की लिमिट है। अगर 20,000 से ऊपर हो गया तो 10% का TDS कट जाएगा कंपनी या फॉर्म के लिए और 10% का TDS अदर्स के लिए है। पैन ना होने पे 20% का TDS काट लिया गया है पहले से जो इस तरह का बेनिफिट या प्रिक्विजिस्ट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है टैक्स लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो उस केस में भी 10% का TDS दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। और पैन ना होने पे 20% का TDS कट जाएगा। अगर यहाँ पे वर्चुअल एसेट्स की पेमेंट की जा रही है, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स, मतलब कि अगर आप बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वर्चुअल एसेट्स की और उसकी पेमेंट की जाती है तो उस केस में सेक्शन 194S के हिसाब से 1% का TDS कट जाएगा, ठीक है, कंपनी के लिए भी या फॉर्म के लिए भी। लिमिट 10,000 है। अदर सम की पेमेंट की जा रही है सेक्शन 195 के हिसाब से तो उस केस में एवरेज रेट एप्लीकेबल होगा। फॉरेन कंपनीज की यूनिट होल्डर की पेमेंट की जा रही है म्यूचुअल फंड का, सेक्शन 196A के हिसाब से 20% का TDS लगेगा, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 20% इंडिविजुअल के लिए है। यूनिट से इनकम है तो उसमें लिमिट कोई नहीं है, सीधा 10% का TDS कंपनी या इंडिविजुअल के लिए लगेगा। अगर इनकम है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का या GDR का सेक्शन 196C के हिसाब से तो उस केस में भी लिमिट नहीं है कोई भी अमाउंट की, 10% का सीधा फ्लैट रेट TDS का लगेगा कंपनी के लिए और 10% का इंडिविजुअल के लिए। पैन ना होने पे 20% का TDS डायरेक्ट कटेगा। अगर यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी से है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सेक्शन 186D के हिसाब से तो इसमें भी लिमिट नहीं है, 20% का TDS रेट कंपनी या फॉर्म के लिए और 20% इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद बात करें सेक्शन 196DA के भी हिसाब से, अगर यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं जो इनकम हुई है स्पेसिफाई फंड की सिक्योरिटी से जो कि रेफर है क्लोज सेक्शन 115 AD के अंदर सब सेक्शन 1 सब क्लोज A के हिसाब से, अदर उस केस में भी लिमिट कोई नहीं है, 10% का सीधा TDS रेट कटेगा, कंपनी के लिए 10% और इंडिविजुअल के लिए 10%। पैन ना होने पर 20% का TDS कट जाएगा। तो दोस्तों ये है TDS रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अगर आप इस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट रेट चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।